इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित टाइम्स नेटवर्क की एडिटर इन चीफ श्रीमती नाविका कुमार जी, मैनेजिंग एडिटर एंड सीईओ टाइम्स नेटवर्क CMK आनंद जी, मैनेजिंग एडिटर टाइम्स नेटवर्क सिमेर भट्ट जी, संवाद कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, टाइम्स नेटवर्क से जुड़े हुए हमारे सभी अन्य महानुभाव, उपस्थित महानुभाव, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। टाइम्स नेटवर्क को इस बेहतरीन संवाद के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका भी अभिनंदन करता हूं। टाइम्स नेटवर्क को मैंने 2 वर्ष पहले इस प्रकार का सीजन चल रहा था और तब भी मैंने कहा था, उस समय जब नाविका कुमार जी ने इंटरव्यू लेते समय मुझे पूछा था कि क्या होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के बारे में किंवदंती थी कि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद कभी रिपीट नहीं होता है, कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार आ जाए, यह कभी नहीं हुआ है, इस बार क्या होगा। तो उस समय मैंने कहा था कि इसी के लिए मैं आया हूं और चिंता मत करिए, फिर हम लोग आएंगे, और आज फिर से हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम लला अपने भव्य, दिव्य और नव्य अयोध्या में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को, सभी टाइम्स नेटवर्क से जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। आज एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, तो नई अयोध्या नए उत्तर प्रदेश में ही आएगी, और नया उत्तर प्रदेश ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को बोलने का पूरा अधिकार है, पब्लिक परसेप्शन क्या है और रिजल्ट क्या है, ये 2 मायने रखते हैं। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें आज के संदर्भ में देखना चाहिए। 2014 से 2024 के बीच लगभग 10 वर्ष का एक कालखंड, आज जो नए मतदाता होंगे वे उस समय अपने बचपन की शुरुआत कर रहे थे। कोई 8 वर्ष का रहा होगा, कोई 9 वर्ष का रहा होगा, कोई 10 वर्ष का रहा होगा, कोई 11 वर्ष, कोई 12 वर्ष का। हो सकता है उनको उस समय की उतनी स्मृतियां उनके मनोमस्तिष्क में न हो, लेकिन जो उससे अधिक उम्र के हैं उन लोगों को उनकी जिम्मेदारी बनती है वे बताएं उन नवोदित मतदाताओं को भी 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी। भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं थी। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति क्या थी, हर कोई जानता है। भारत की सीमाओं की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति किस कदर बिगड़ी हुई थी, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कश्मीर में एक लंबे समय तक
2005 से लेकर के 2013-14 तक हम लोगों ने वह दौर भी देखा था जब पत्थरबाजी होती थी, सुरक्षा बलों के जवान चोटिल होते थे, पर्यटन पूरी तरह नष्ट हो चुका था, जनजीवन त्रस्त था और सरकार की कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़ी रहती थी। हमने नॉर्थ ईस्ट की स्थिति को भी देखा है। पूरी तरीके से 2014 के पहले अवशेष भारत से कट सा गया था और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा में को दे रही चुनौती नक्सलवादी गतिविधियों के मत को भी हम लोगों ने देखा है। कौन नहीं जानता है, वो दौर था जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो गेम्स तो बाद में हुए होंगे लेकिन भ्रष्टाचार की बू पहले आ गई थी और उस समय के मंत्री को जेल जाना पड़ा था। वह भी दौर देश ने देखा है। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने की जो बात होनी चाहिए थी, कहां लेके गए थे? जो उसका सशक्त माध्यम था उसी में घोटाला हो गया था। हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखेंगे व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों का एक लंबा दौर चला था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। वो केवल वोट बैंक था। उसको शासन का की हिस्सेदारी मिले, यह सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। लेकिन 2014 के बाद बदले हुए भारत को भी हमने देखा है। एक नया भारत वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान ही नहीं बढ़ा है बल्कि जो नेतृत्व दे रहा है, जो केवल वैश्विक मंच पर ही अपनी धमाकेदार उपस्थिति के लिए नहीं जाना जा रहा है बल्कि उतनी धमाकेदार स्थिति के लिए वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को भी उतनी सुदृढ़ कर रहा है। हम भारतवासी कितने गौरवशाली हैं कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, आजादी के उस अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों ने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। एक नया भारत इस रूप में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एयर कनेक्टिविटी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, यह परिकल्पना साकार हुई है आज। इनलैंड वाटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिकतम सुविधाएं आज देश के अंदर देखने को मिल रही हैं। इन सब के साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, केवल योजनाएं प्रारंभ नहीं होना है बल्कि योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर भारतवासी को प्राप्त हो सके। जो कभी कल्पना थी आज वो साकार हुई है। जो एक गरीब पहले सोचता था कि क्या मुझे भी कभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा, आज वो उस योजना का लाभ प्राप्त कर पा रहा है। योजनाएं किसी जाति, मत, मजहब की तुष्टि के लिए नहीं बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता की संतुष्टि का कारण बन रही है। और यही सच्चा लोकतंत्र है, जहां पे जनता को जनार्दन के रूप में पूजा जा रहा हो और जनार्दन के रूप में उसकी संतुष्टि के लिए सरकार उस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिसमें उसको शासन पे विश्वास है और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी वहां पे देखने को मिल रहा है। ये नया भारत है। यहां पे नौजवानों की आजीविका भी है, तो बिना भेदभाव के उसकी आस्था का भी सम्मान है। नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की क्या स्थिति थी 2017 के पहले, अगर 14 के पहले भारत में यह परिवर्तन का एक दौर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला, जितना भी आप देख रहे होंगे, ये जितना भी क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, वह एक करिश्माई व्यक्तित्व जिनकी लीडरशिप में 2014 में भारत आया और आज उनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक नया भारत वो हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी उसी प्रकार का स्थान है। अगर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की बात होती है या किसान सम्मान निधि है तो ईज ऑफ लिविंग भी है।
ये सभी कार्य एक साथ हो रहे हैं। तो इन सब कार्यों को जब हम देखते हैं आज के दिन पर, चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी सेक्टर को आप छुएंगे, युवा का हो, किसान का हो, महिलाओं का हो, श्रमिकों का हो, व्यापारियों का हो या सामान्य जनमानकी का हो, किसी का भी, सभी लोगों को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ। एक और यह पक्ष है, लेकिन योजनाओं को बनाना ही नहीं, उन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। अब मैं आपके सामने बताता हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश आम जनमानस के विश्वसनीयता का प्रतीक बना। मई 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और मई 14 के बाद से देश के अंदर जो कार्यक्रम बने, मार्च 17 तक उत्तर प्रदेश उन सब में सबसे फिसड्डी राज्य माना जाता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास में ब्रेकर, एक बाधा। उत्तर प्रदेश के नौजवान अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर थे। उत्तर प्रदेश हर एक योजना में पीछे था, किसी भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति का हो, हर एक मामले में उत्तर प्रदेश कहीं उसका स्थान नहीं था। आबादी हमारी नंबर 1 पर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम देश के अंदर 6-7वें स्थान पर थे। केंद्र सरकार की किसी भी योजना में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं था। पीएम आवास योजना लागू होती है, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे, उत्तर प्रदेश ने लागू ही नहीं किया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लागू होता है, उत्तर प्रदेश ने उसमें कोई रुचि ही नहीं ली थी। जनधन योजना में गरीबों के अकाउंट खुल सके, उत्तर प्रदेश में यही बहस चल रही थी कि इसमें कितना पैसा आ रहा है, यानी उनकी नियत पैसे में थी। गरीब के जीवन में सरलता लाई जा सके, उसको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके, इस पे नहीं, वे इसमें बहस कर रहे थे कि इसमें कितना पैसा पड़ रहा है। यानी बदनीयती थी सरकार की, और यही राज्य के अंदर 2017 के पहले हो रहा था। और 2017 के बाद आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। आज भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज के दिन पर 40% एक्सप्रेस वे के साथ उत्तर प्रदेश है। 40% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है, और गंगा एक्सप्रेस वे बनेगी दिसंबर 2024 में। हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 25 में प्रयागराज कुंभ है, तो प्रयागराज कुंभ के पहले जब गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगी, तो देश के अंदर एक्सप्रेसवे का 55% नेटवर्क अकेले यूपी के पास होगा। सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पे यूपी के पास है, और गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास होगा। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास है। भारत के अंदर एयर कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा नेटवर्क यूपी के पास है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ यूपी वर्तमान में अपने 9 एयरपोर्ट संचालित कर रहा है, और बहुत शीघ्र इसी मार्च के लगभग पहले और द्वितीय सप्ताह के अंदर ही हम लोग देश के अंदर 21 एयरपोर्ट संचालित करने वाले राज्य होंगे, जिसके पास 21 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट होंगे। ये उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो चुका है, और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन हम उत्तर प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। देश के अंदर सबसे अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो रेल का संचालन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल को चलाने वाला प्रदेश भी है। देश के अंदर सबसे अच्छा हाईवे का नेटवर्क रखने वाला प्रदेश भी आज के दिन पे उत्तर प्रदेश है। देश के अंदर खाद्यान्न हो, गन्ना का हो, या फिर अन्य क्षेत्रों में जो भी उत्पादन के कार्य हो, दुग्ध उत्पादन का हो, इस सब में उत्तर प्रदेश आज के दिन पे नंबर 1 पर देश के अंदर है। यही नहीं, कानून व्यवस्था और सुरक्षा की नजीर देखनी हो तो वह भी, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान किससे थी? कर्फ्यू से थी, दंगों से थी। 17 के बाद
दंगे और कर्फ्यू अब अतीत की बात बन चुके हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि वास्तव में अगले 10-12 वर्ष के बाद ये स्थिति रहेगी तो लोग भूल जाएंगे कि दंगा क्या होता है। आज कर्फ्यू नहीं है यूपी में, आज दंगा नहीं है, आज तो कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती है, आप देखते होंगे, और कितनी शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई किसी भी प्रकार के कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कहीं नहीं होता है।